बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है रिमूविंग द ऑब्स्टिकल्स इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश एनीथिंग इंक्लूडिंग लर्निंग। सिर्फ पढ़ाई में नहीं ऑब्जेक्टिव्स होते बल्कि बाकी प्रोफेशंस के अंदर और पढ़ाई के अलावा गेम्स के अंदर या इंसान के जो भी ख्वाब हैं उन ख्वाब को अचीव करने के रास्ते में जो रुकावटें हैं हम उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है। जी, तो आज का जो एजेंडा है वो सबसे पहले तो ये है कि कल 29 मई की क्विक रिवीजन कर लें 5 मिनट से भी कम में। कॉमन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, हिंड्रेंसेस क्या हैं या स्पीड ब्रेकर जिसे हम कहते हैं कि स्पीड ब्रेकर है जो स्पीड को रोक देता है, स्पीड को आहिस्ता कर देता है, वो क्या चीज़ें हैं कॉमन प्रॉब्लम्स हिंड्रेंसेस। इसके जो चंद तो मैंने लिखी हैं उसमें से एक स्ट्रेस मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, डिसिप्लिन के इश्यूज हैं, फैमिली का प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, दोस्तों का प्रेशर होता है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होती हैं, बाज़ वक़्त इंसान के पास पैसे नहीं होते जो वो करना चाह रहा है उसके रास्ते में वो रुकावट बनती है। और इनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इन प्रॉब्लम्स का ओरिजिन क्या है और फिर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम अप्रोच देखेंगे कि इन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है और फिर आखिर में कंक्लूजन या की टेक अवेज क्या हैं। कल हमने एक तस्वीर देखी थी जिसमें 8 लोगों की तस्वीरें थी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे मुख्तलिफ औकात में, और इन 8 में से इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों को देखा था जो कि वज़ीर आज़म बने या किसी अच्छे इदारे को हेड किया जिन्होंने। 3 यूनिवर्सिटियों का हमने जिक्र किया था, ऑक्सफोर्ड का, हार्वर्ड का और येल ग्रेजुएट्स का, जिसमें हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश भी हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 78 नोबल ग्रेजुएट्स हैं, लेरेट्स हैं, प्राइज विनर्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, जजेस हैं, और 26 ममालिक में जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो रहे हैं वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे। इसी तरह से ऑक्सफोर्ड के भी 47 नोबल ल्यूरेट्स थे। और हमने ये बात सिर्फ इसलिए की थी कि हम ये देख सकें कि इनका क्यों ऐसा होता है कि यहाँ से सारे लीडर्स आते हैं। तो हमने 2 चीज़ें कल डिस्कस की, एक तो ये कि सिलेक्शन इनकी होती है बड़ी टफ, उसके बाद ट्रेनिंग, जो जिनको सेलेक्ट करते हैं उनकी ट्रेनिंग, एक्सपोजर, मटेरियल जो उनसे शेयर किया जाता है और जो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स इनको बताए जाते हैं वो इनको यूनिक बना देता है। और इसके अलावा जो अहम चीज़ है वो ये कि इनको गौर व फिक्र करने पे मजबूर करते हैं। अब यहाँ पे मैं सिर्फ 1 मिनट जो कल मैं बात नहीं कर सका था वो यहाँ पे करना चाहूँगा, और वो ये कि आज भी अगर आप एक चीज़ देखें कि क्या वजह है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। फोरम, एक अहम चीज़ ये है कि यहाँ पे सिर्फ तालीम क्लासरूम में नहीं होती बल्कि कुछ इवेंट्स हो रहे होते हैं। जैसे आप इसको देखें कि ये एक फोरम है, अपकमिंग फोरम को अगर आप देख लें, यानी ये है तो ये यूनिवर्सिटी, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में पास्ट में अगर आप देखें क्या क्या होता है। पास्ट में अगर आप देखेंगे तो अगर जो बाइडन के 100 डेज पूरे हो गए हैं तो उस 100 डेज के ऊपर बाकायदा एक डिस्कशन हुई है, और उस डिस्कशन में बहुत इंपॉर्टेंट लोग आए हैं, और 28 अप्रैल को वो डिस्कशन हुई है कि जो बाइडन के 100 दिन कैसे थे। फिर इसी तरह से अगर एक और सेमिनार है कि जिसका मकसद ये है कि ये देखा जाए कि जी क्या चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, व्हाट इज स्ट्रॉन्गर, नफरत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और फिर पुराने लोगों की कुछ टेस्टिमनीज हैं इसमें। इस टॉपिक को वैसे भी मैं चाहता हूं कि आप इसको ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप इस पर कोई भी चीज़ लिखेंगे, लेट्स सपोज आप पाकिस्तान लिख दें, तो पाकिस्तान अगर आप लिखेंगे तो पाकिस्तान में आप ये देखें कि 2013 में 2018 में एक सेमिनार हुआ ABC न्यूज़ का, फिर उसके बाद पाकिस्तान पे डिस्कशन हुई, फिर एक और डिस्कशन हुई जिसमें
शेरी रहमान जब एम्बेसडर थी तो आई वहां पे उन्होंने बात की, और 1 घंटे का ये टॉपिक थी, लेकिन इस 1 घंटे में एज एज पाकिस्तान एम्बेसडर ये इन्होंने वहां पे क्या बात की। और इसी तरह से ये आप अगर देखेंगे, शाह महमूद कुरैशी जब 2010 में गए थे तब क्या बात हुई। जनरल मुशर्रफ जब 2002 में प्रेसिडेंट थे तब वो हार्वर्ड आए, उन्होंने क्या बात की, रात को 8 बजे ये हुआ। इसी तरह से हुसैन हक्कानी जो एम्बेसडर थे 2010 में, इनकी क्या बात हुई। अच्छा, अगर आप इसमें और भी लोगों को देखेंगे, सिर्फ ये पाकिस्तान नहीं, अगर आप इंडिया भी देख लेते हैं, इंडिया सर्च करेंगे तो आपको इंडिया के बारे में जो टॉक्स हुई हैं, जैसे राहुल गांधी जब इंडिया हार्वर्ड आए तो उन्होंने क्या बात की। फिर इसी तरह से इंडिया के अंदर जो क्राइसिस है उस पर क्या बात, नेल्सन मंडेला अगर आए तो उन्होंने क्या बात की। तो बेसिकली ये तो इतनी ज़बरदस्त रिसोर्स है, क्योंकि ये लोग जो यहाँ पे बातें करते हैं वो अपने मुल्कों में नहीं करते। आप हैरान होंगे इनकी स्पीचेस सुन के। जैसे अगर ये इन्होंने, हमने बात की नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला जब यहाँ पर आए क्या बात हुई, 1990 में क्या बात हुई, 1982 में क्या बात हुई, 19 फ़लस्तीन अगर आप लिखेंगे तो फ़लस्तीन की सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो चाहे आप कोई टॉपिक लिख लें, जैसे अगर आप गज़ा के बारे में लिखना चाहते हैं तो गज़ा के बारे में जो भी यहाँ पे डिस्कशंस हुई होंगी, अब देखें ये कितनी ज़बरदस्त डिस्कशन है जिसको पैलेस्टीनियंस के बारे में, जो फ़लस्तीन के अपने लोग हैं, उन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ें हैं, ये बेसिकली ये अपने स्टूडेंट्स को फुली एक्सपोजर देते हैं करंट टॉपिक्स के बारे में। इसमें आप फिल्टर बाय सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि जी मैं किसी खास सब्जेक्ट के देखूं, आप किसी खास साल के देखूं, तो भी आप देख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये अपने जो स्टूडेंट्स हैं इनको सिर्फ ये एक्सपोजर नहीं देते, क्लास में टॉपिक्स नहीं पढ़ाते, बल्कि उनको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाते हैं। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख लें, जैसे 9/11 लिख लें आप, या उसामा बिन लादेन लिख लें, तो उसामा बिन लादेन का अगर ऑपरेशन हुआ तो ये उस वक्त, अब आप देखें कि ये किस वक्त इन्होंने डिस्कशन की है, 2001 2011। अब आप इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होगी कि 2 मई को ऑपरेशन हुआ है, नोट करें 2 मई को ऑपरेशन हुआ है पाकिस्तान में, और 4 मई को हार्वर्ड में एक टॉक अरेंज हुई है जिसमें कौन कौन लोग हैं, जिसमें यहाँ के सारे लोग हैं, वजाहत अली खान हैं, बॉब किंडर हैं, और ये डिस्कस कर रहे हैं 2 दिन बाद। इससे आप अंदाजा लगाएं कि वो कितने करंट अपने स्टूडेंट्स को, खाली इस तरह से नहीं होता कि वहां पे कोई भी जाता है और आके फिर यहाँ पे हुक्मरानी करते हैं, ये उनको ट्रेनिंग इस तरह की देते हैं, उनको करंट अफेयर्स के बारे में बताते हैं। लिहाजा इस लेक्चर सीरीज का भी एक मकसद ये है कि आपको किसी तरह से करंट टॉपिक्स के बारे में बता के गौर व फिक्र करने पे मजबूर किया जाए, और गौर व फिक्र की जो सलाहियत है वो बड़ी ज़बरदस्त सलाहियत है। अब की क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो स्किल्स हैं इनको सीखा जा सकता है। तो उसमें कल हमने बात की थी कि बिल्कुल सीखा जा सकता है। एक तो डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होगी, फोकस्ड हार्डवर्क की ज़रूरत होगी, फीडबैक मैकेनिज्म है कि कोई आपको बताता रहे कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद की ऑब्जेक्टिव्स जो इस लेक्चर सीरीज के हैं वो तो ये हैं कि किसी तरह से आप अच्छी रीडिंग कर सकें, अच्छे मटेरियल देख सकें, तो आपके आपके एनालिसिस अच्छा हो, और अगर अच्छा एनालिसिस होगा तो अच्छी कम्युनिकेशन भी हो जाएगी। तो अच्छी कम्युनिकेशन की ज़रूरत इम्तिहानात में भी होती है, CSS के एग्ज़ाम में भी होती है, किसी जॉब इंटरव्यू में भी होती है, स्कॉलरशिप में भी होती है, पर्सनल लाइफ में भी है, प्रोफेशनल लाइफ में भी है। चाहे आपने अपनी फैमिली में कम्युनिकेट करना है, अपने रिलेटिव्स में कम्युनिकेट करना है, या किसी अपनी ऑफिस में कम्युनिकेट करना है। एक मिसाल ये देख लें कि जितनी भी जंगें होती हैं, जंगें होती हैं बैटल ग्राउंड पे, लेकिन ख़त्म कहाँ पे होती हैं? ख़त्म होती हैं निगोशिएटिंग टेबल पे। पहले जंग अजीम 5 साल हुई, बहुत नुकसान हुआ, आखिर में वियना में बैठे। शिमला अकॉर्ड देख लें, ताशकंद डिक्लेरेशन देख लें, हर जंग खत्म होती है टेबल पे। तो टेबल पे क्या होता है? निगोशिएशन। निगोशिएशन क्या चीज़ है? इट्स अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन अगर आपकी अच्छी हो जाएगी तो ना सिर्फ ये है कि आप एग्ज़ाम में, बल्कि पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ में उसका काफ़ी एडवांटेज है। उसके बाद
हमने कल ये बात की थी कि क्या चांसेस हैं इम्प्रूव करने के सिलेक्शन के, तो उसमें दो बेसिक चीज़ें थी कि पर्सनल स्टेटमेंट और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स अगर अच्छे लिखें तो काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं, वो भी एट द एंड ऑफ द कम्युनिकेशन ही है। अब शुरू में आपको ये इस तरह की जिगसॉ पजल लग रही होंगी, यानी स्टार्ट में आपको ये लग रहा होगा कि ये बिल्कुल रैंडम चीज़ें हैं, यानी जो पहला लेक्चर है, दूसरा है, फिर अगला जो लेक्चर है जिसमें साद बिन खालिद होंगे, फिर 5 तारीख को 2 जर्नलिस्ट होंगे। लेकिन टूवर्ड्स द एंड, यानी इस 3 महीने के बाद ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी, फिर आपको समझ आ जाएगी कि हमने जो चीज़ें की हैं उनका आपस में क्या कनेक्शन है। इट इज़ जस्ट लाइक कि एक घर होता है, उसकी बुनियाद जब रखी जाती है तो वो चीज़ें बदल देती हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ ये है कि ये एक इस्लामाबाद में मस्जिद है, फैसल मस्जिद। सबसे पहले ये कहाँ पे बनी? पेपर पे। लेकिन पेपर से पहले कहाँ पे बनी, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी पहले नक्शा बना, फिर नक्शे के बाद क्या हुआ, उसका मॉडल बनाया कि किस तरह का मॉडल होगा, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज ये थी कि इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई। जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो कंस्ट्रक्शन के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स थे, और फिर ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, जो एक लॉन्ग पीरियड था, और उस लॉन्ग पीरियड में इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद इस्लामाबाद में है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों की एफर्ट्स शामिल हैं, और ये इसका एंड रिजल्ट है, जो कि एक दिन का व्यू है और एक शाम का व्यू है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इस मॉस्क का? ये एक शख्स जिनका नाम विडाट डिलोके है, और वो टर्किश थे, इनके जहन में ये नक्शा आया था। और विलाड डिलोके के जहन में आया, ये इस्तांबुल के पढ़े हुए थे, टर्किश थे, और इनके जहन में ये आया, तब इन्होंने ये बना दी ये मस्जिद, और आज ये मस्जिद कंस्ट्रक्ट है। इसी तरह से ये एक पिक्चर है इस्लामाबाद की, और इस्लामाबाद की रात का मंजर है, बहुत खूबसूरत मंजर है। एक और पिक्चर है जिसमें ज़रा दिन का मंजर है, और हर तरफ ग्रीनरी भी नज़र आ रही है, बाईपासेस भी नज़र आ रहे हैं, मरगला की हिल्स भी नज़र आ रही हैं। तो इन दोनों पिक्चर्स में से ये चीज़ समझ आती है कि ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ शहर है। लेकिन सबसे पहले ये इसका मास्टर प्लान बना कागज़ पे, कि मरगला हिल्स कहाँ पे होंगी, रोड कहाँ पे होगा, ग्रीन बेल्ट कहाँ पे होगी, सेक्टर्स कैसे बने होंगे, हर सेक्टर में एक मार्केट होगी, हर सेक्टर में एक स्कूल होगा, हर सेक्टर में एक अस्पताल होगा, हर सेक्टर का एक मेन मरकज़ होगा। आज भी इस्लामाबाद उन शहरों में से है जो कि प्रॉपरली डिज़ाइन हुए हैं, एक स्ट्रक्चर से बना हुआ। तो पहले ये कागज पे बना, लेकिन कागज से पहले कहाँ बना? डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनस जो थे, इनके जहन में। ये ग्रीक थे, 1913 में इनकी पैदाइश हुई, 1975 में इनकी डेथ हुई, और ये इस वक्त जो पिक्चर आपके पास स्क्रीन में आ रही है, इसमें ये नक्शा पाकिस्तान की हुकूमत को उस वक्त प्रेजेंट कर रहे हैं, और ये इनकी एक और पिक्चर है। यानी इन दोनों मिसालों से क्या चीज़ समझ आई कि हमें सबसे पहले अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर फेथ होना चाहिए, क्योंकि शक जो है, शक इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है जितना फेलियर नुकसान नहीं पहुंचाता। और ये सूरह नजम जो वर्स नंबर 39 है कुरान की, उसमें अल्लाह ताला ने कहा इन्ना लैसा लिल इंसान इल्ला मासा, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो ये कोशिश कहाँ से स्टार्ट होगी? सोच से। अब सोच के बाद नेक्स्ट चीज क्या है? यानी पहला हमारा अगर देखा जाए टेक अवे ये होगा कि सबसे पहले हमारे सोचने में प्रॉब्लम होता है। यानी हम सोचते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, और जैसे हम सोचते हैं तो मुश्किलात बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो पहला स्टेप ये होगा कि एक अच्छी सोच रखनी है। लेकिन सोच के बाद क्या सिर्फ अच्छा सोचने से काम हो जाएगा? तो सिर्फ अच्छा सोचने से काम नहीं होगा। अब प्रिपरेशन के लिए क्या चीज़ करनी है? यहाँ पे हम मिसाल लेते हैं जहांगीर खान की। जहांगीर खान स्कॉश के बहुत ही अजीम खिलाड़ी थे, और इन्होंने 555 मैचेस खेले हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि टोटल मैचेस भी इन्होंने 555 खेले हैं। वर्ल्ड ओपन जीते हैं 6 साल, और 10 साल तक लगातार ब्रिटिश ओपन जीतते रहे। इनका रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ सका, 10 साल तक इनको कोई भी नहीं हरा सका। और हर कोई कहता था कि अगर जहांगीर खान से मैच है तो फिर तो नहीं जीतेंगे। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो हर किसी को नज़र आ रही हैं, यानी अखबार भी आप पढ़ेंगे, गूगल भी करेंगे, ये आपको पता लग जाएगा कि कितने अजीम खिलाड़ी थे। लेकिन बैकग्राउंड की चीज़ें नहीं पता। बैकग्राउंड में सबसे पहले ये कि रोज़ाना 10 माइल, 10 माइल का मतलब है 16 किलोमीटर,
ये रोजाना 16 किलोमीटर भागा करते थे 5 दिन हफ्ते में। इसके अलावा जिम में जाके ट्रेनिंग करते थे। इसके अलावा हफ्ते में एक दिन स्क्वाश कोर्ट के अंदर जाके प्रैक्टिस करते थे। इसके अलावा नॉर्दर्न एरियाज में, गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पे जाके पहाड़ चढ़ा करते थे, वहां पे ट्रेनिंग लेते थे। और इसके साथ साथ जो रेत रेत पे साहिल समंदर जो है कराची का, साहिल समंदर पे भागा करते थे। और साहिल समंदर के अलावा जो वो होता है मड यानी कीचड़ है, उसमें भागते थे। फिर इसी तरह से मोहम्मद अली बॉक्सर, 61 फाइट्स हुई, इनमें से 56 इन्होंने जीती। और 36 में तो नॉकआउट यानी अगले बंदे को बिल्कुल मार दिया। और सिर्फ 5 मैच हारे। लेकिन किस तरह से 6 माइल रोजाना भागते थे, यानी तकरीबन 10 किलोमीटर, और भारी जूते पहन के। डेली इनकी फिजिकल ट्रेनिंग होती थी। और इनके जो कोच थे वो ये बात कहते थे कि अली के बारे में, क्योंकि इन्होंने नाम भी अपना खुद रखा, मोहम्मद अली जो नाम रखा वो इस्लाम की 2 अजीम हस्तियों से, एक सरवर कायनात सैयदुल कौनैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और एक अली जिनको शेर खुदा भी कहा जाता है। और जंगों में वो कोई ऐसी जंग नहीं है कि जिसमें उनके मार्के ना हो। तो उन उन दोनों की निस्बत से इन्होंने अपना नाम मोहम्मद अली रखा। तो यहाँ पे उनके जो कोच थे वो कहते थे कि अली वॉज द फर्स्ट गाय इन द जिम एंड द लास्ट वन टू लीव, यानी ये शुरू में जिम में आते थे और एंड पे जाते थे। और इसमें इन्होंने ये बात की कि उनका जो असल सीक्रेट है वो मेंटल था। वो क्या था, हम उसको अभी स्टडी करते हैं। तो ये मोहम्मद अली की एक ट्रिक है जो मैंने आपसे शेयर भी करनी है। कि पहला हमने बात की कि अच्छा सोचना है, अच्छा सोचने के बाद दूसरी बात हमने की फिजिकल ट्रेनिंग करनी है। और अभी मोहम्मद अली बॉक्सर की चीज भी हम देखेंगे। तो हमारा जो दुनिया के बारे में ओपिनियन है, ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये कैसे बनता है? हमारे तजर्बात से बनता है। यानी एक बच्चे ने बिजली में हाथ लगाया, उसका हाथ पे करंट लगा, अब उसे यकीन आ गया कि बिजली पे हाथ लगाने से करंट लगता है, वो बिजली पे हाथ नहीं लगाएगा। एक शख्स ने आग को हाथ लगाया, उसका हाथ जला, अब उसके जहन में ये मेमोरी आ गई कि आग पे हाथ नहीं रखना क्योंकि इससे हाथ जलता है। एक शख्स गाड़ी चला रहा था, उसने ब्रेक लगाई, गाड़ी रुक गई, तो इसकी मेमोरी में ये चीज़ आ गई कि गाड़ी की ब्रेक अगर प्रेस करें तो गाड़ी रुक जाती। यानी हमारे तजर्बात के बाद ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है कि हम दूसरे लोगों को देखते हैं और राय बनती है। यानी इस केस में हमने एक शख्स को देखा कि उसने आग पे हाथ रखा और उसका हाथ जल गया। यानी खुद तो हमने तजर्बा नहीं किया लेकिन किसी को देखा। तो ये दूसरी एक्सपीरियंस के बाद ऑब्जर्वेशन है। और ऑब्जर्वेशन के साथ साथ तालीम, यानी जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, उससे हमारे बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं। और फिर जो हम ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स को देखते हैं, मुख्तलिफ लोगों को देखते हैं। और इसके अलावा जो हम इन्फ्लुएंस होते हैं वो मीडिया से होते हैं। यानी जिस तरह की खबरें देखते हैं, जिस तरह का टीवी देखते हैं। हमारी फैमिली में कुछ लोग हैं जो हमारे असरअंदाज होते हैं हमारी सोच पे। हमारे असातिज़ा हैं जो हमारी सोच पे असरअंदाज होते हैं। और हमारे दोस्त हैं। अब एक सवाल है कि अच्छा सोचना क्या ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? दुनिया के तमाम मज़ाहिब कहते हैं कि अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। जो फलसफी हैं, जैसे थिंकर्स हैं, चाहे उमर ख़याम हो या और कोई नीचे से लेके कोई भी फलसफी है, वो ये बात कहते हैं कि अच्छा सोचना चाहिए। साइंटिफिक एविडेंस भी है कि वो रिलेशनशिप्स जो हैं वो अच्छे चलते हैं जिसमें अच्छा सोचा जाता है, वो लंबे चलते हैं। तो यानी इसका मतलब है कि 3 मुख्तलिफ एंगल्स, साइंस, मजहब और फलसफा, तीनों का एग्रीमेंट है इस चीज पे कि अच्छा सोचना अच्छी चीज है। लेकिन हुआ क्या, हमारे साथ क्या हुआ, खुसूसन साउथ एशिया में क्या हुआ? साउथ एशिया में एक कहानी शेख चिल्ली हमें स्कूलों में पढ़ा दी गई। इस कहानी में ये बताया गया कि एक शख्स था, उसके पास अंडे थे, वो जा रहा था, उसने सोचा कि इन अंडों से मैं मुर्गी निकलेगी, मुर्गियों पे बिठाऊंगा, फिर उन और मुर्गियां लूंगा, फिर मुर्गियां बेचूंगा, फिर और अंडे आएंगे, फिर और अंडे बेचूंगा, और मेरा एक बहुत बड़ा कारोबार हो जाएगा। और फिर इस कहानी में ये बताते हैं कि शेख चिल्ली का पाँव स्लिप हुआ और वो गिर गया और सारे अंडे टूट गए। और इस कहानी का नतीजा हमें बताया जाता है कि शेख चिल्ली की तरह से ख्याली पुलाव नहीं बनाने।
यानी अब अगर गौर किया जाए तो जिस शख्स को हीरो होना चाहिए उसको विलन बना दिया गया, उसको गाली बना दिया गया, और गाली बनाकर विलन बनाकर हमें हमारे माशरों में उसकी मिसालें देनी लगी। आज बिल गेट्स को देखें, कुछ भी नहीं था, इतनी बड़ी एम्पायर है। कितने ऐसे आपको लोग मिलेंगे प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं और कोई कारोबार कर रहे हैं और वो कहेंगे कि जी हम तो पहले हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे और आज वो अरबपति हैं, बिलियनर्स हैं। तो उन सब के अंदर एक चीज कॉमन होगी, वो कहेंगे कि हमने सोचा था कि जिंदगी में कुछ करें। तो ये यानी सोचने से आज वो इस मकाम पे पहुंच गए हैं। लेकिन हमारे साथ जो सबसे बड़ा धोखा मैं समझता हुआ वो ये कि हमें ऐसी चीजें पढ़ा दी गई स्कूलों में कि हमें अच्छा सोचना ही एक गाली लगने लगा और क्रिएटिव थिंकिंग खत्म हो गई। और ये एक बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल हमारे जहनों में बैठ गई। आज किसी को कहें कि अच्छी नौकरी चाहिए तो वो पहले से कहेगा कि हाँ 25,000 वाली नौकरी है। अगर आप आज किसी को कहें कि अल्लाह करे तुम्हें गाड़ी मिले तो वो कहेगा हाँ मुझे ऑल्टो गाड़ी मिल जाए या एफएक्स गाड़ी मिल जाए। तो वो अच्छा क्यों नहीं सोच सकता? क्योंकि उसकी सोच महदूद इन तमाम चीज़ों ने कर दी जिसका हमने जिक्र किया, जिसमें मीडिया, दोस्त, फ्रेंड्स, ये सब। तो उसकी सोच जब महदूद हुई तो फिर जाहिर बात है वो मुख्तसर सोचेगा। अब जिन चीज़ों को हमने क्वेश्चन करना है, कुछ बिलीफ सिस्टम हमारे गलत बन गए। पहला बिलीफ सिस्टम क्या बना कि मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार दूसरे हैं। तो जब आपने दूसरों को जिम्मेदार ठहरा दिया तो फिर अपने अंदर तो कुछ नहीं तब्दील करेंगे। एक शख्स फेल हुआ, उसने कहा मैं इसलिए फेल हुआ क्योंकि मुझे टीचर्स ने सही नहीं पढ़ाया। एक शख्स फेल हुआ, उसने कहा जी मेरे दोस्तों ने मुझे गुमराह किया इसलिए मैं फेल हो गया। तो जब तक वो दूसरों पे इल्जाम देगा वो अपने अंदर तब्दीली नहीं लाएगा। दूसरा एक और बिलीफ सिस्टम ये है कि जी मैं उस वक्त खुश होऊंगा जब मुझे कोई चीज मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है वो कहेगा कि जी मुझे मोबाइल फोन मिल जाए तब मैं खुश होऊंगा। जो मोबाइल फोन मिल जाएगा तब वो कहेगा मुझे टच फोन मिल जाए तब मैं खुश होऊंगा। जब टच फोन मिल जाए वो कहेगा कि नहीं मुझे एप्पल का आईफोन मिले तब मैं खुश होऊंगा। और अगर आईफोन मिल जाए तो वो कहेगा नहीं मुझे इसका लेटेस्ट मॉडल मिल जाए तब मैं खुश होऊंगा। यानी अपनी खुशी को पोस्टपोन भी कर दिया और किसी एक आउटकम से लिंक भी कर दिया। और एक और जो महदूद सोच है वो ये कि जी सब कुछ तो लिखा गया। अगर सब कुछ लिखा भी गया है तो भी कोशिश तो शर्त है, कोशिश के बगैर तो नहीं मिलना। अगर कोई कहता है कि जी रिस्क लिखा हुआ है तो उसको बहरहाल अपना सीवी तो बनाना है, लोगों से तो पूछना है, जॉब के लिए तो अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए नौकरी अगर लिखी है तो घर बैठे हुए वो लोग आएंगे और कहेंगे कि आपकी नौकरी हमारे पास लिखी हुई है आप आ जाएं। यानी ह्यूमन एफर्ट जरूर करनी है। और एक और जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है ये कि मैं मेरे ऑब्जेक्टिव्स जब अचीव हो जाएंगे तब मैं खुश हूँ। तो एक यहाँ पर जो जो मसला है, जो फोकस नहीं हो पाता क्योंकि हम बहुत सारी सोचें एक वक्त में कर रहे होते हैं। मल्टीटास्किंग को हमारे यहाँ अच्छा समझा जाता है। मल्टीटास्किंग की बुराई ये है कि अगर मैं लेट्स सपोज इस वक्त आपको के साथ ये वेबिनार पे बात हो रही है और मैं आपके साथ ये प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, तो साथ में अगर मैं मैसेजेस भी लोगों को करना शुरू कर दूं या फिर चाय भी पीना शुरू कर दूं, साथ मैसेज भी और भी करना शुरू कर दूं, तो मेरी तवज्जो महदूद, वो तवज्जो डाइवर्ट होगी। और जैसी तवज्जो डाइवर्ट होगी तो वो असरअंदाज होगी इस पढ़ाने पे। अब इवन अगर स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही उसको चेक करने के लिए मैं 4-5 दफा जिस वक्त फोन को देखता हूँ तो फिर मुझे अंदाजा होता है कि मेरी जो जहनी जो फोकस है वो खराब होता है। अच्छा, दूसरा अगर मैं माइक सबके लिए ऑन कर दूं तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी का गलती से माइक ऑन रह जाए और वो भी बोलना शुरू कर दे या वो भी स्क्रीन शेयर शुरू करना कर दे तो उससे भी काफी डिस्टरबेंस होगी। तो लिहाजा सबके माइक ऑफ कर दिए गए, सिर्फ 2 लोगों के माइक ऑन रखे गए, आखिर में क्वेश्चन आंसर के लिए ऑन रख लेंगे। तो इवन ये इन चीजों से क्या हो रहा है, यानी एक वक्त में एक चीज से ज्यादा नहीं करनी चाहिए, एक वक्त में एक चीज करनी है। हमारे यहाँ मसला क्या होता है, जब नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में अगर जाएं तो काम के बारे में सोचते हैं, जब काम कर रहे होते हैं तो घर के बारे में सोचते हैं, जब घर में होते हैं तो काम के बारे में सोच रहे होते हैं। तो इसलिए ये एक जो लैक ऑफ फोकस है एक बहुत बड़ी रुकावट है। अब फोकस की एक बहुत अच्छी मिसाल ये है कि वो बचपन में बहुत से लोग ये करते हैं कि वो एक शीशे को सूरज के सामने रखते हैं और कागज तक जल जाता है, और वैसे उसी सूरज से नहीं जलता। तो ये शीशा क्या करता है, ये उस सूरज की जो शुआएं हैं उनको फोकस कर देता है और एक ही जगह पे फोकस करता है तो वो जल जाता है। यहाँ तक कि आप देखें कि जो वेल्डिंग करने वाले लोग हैं
उनके पास जो फ्लेम होती है वो बहुत फोकस्ड होती है, और वो फोकस्ड होने की वजह से वो लोहा भी काट देती है। अगर वही फ्लेम इतनी फोकस्ड ना हो तो शायद वो लोहा ना काट सके। तो फोकस ना होने की वजह यह है कि बहुत सारी चीजें सोच रहे होते हैं। उसकी कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस भी हैं, क्योंकि मैंने हिप्नोसिस पढ़ा हुआ है, माइंड साइंसेस पढ़ी हुई है, मैं वो एक्सरसाइजेस आपको सिखा सकता हूँ, एक डेडिकेटेड सेशन भी रख सकता हूँ कि फोकस की कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं। बहरहाल इस वक्त ये बताना मकसूद था कि लैक ऑफ फोकस की वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है उस पर फर्क होगा। अच्छा जी, और एक और चीज ये है कि फियर से होप तक कैसे जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक आपको ओपननेस की जरूरत है कि आप नए आइडियाज को के ऊपर गौर कर सकें। दूसरा, आपको रीडिंग भी करनी पड़ेगी, रिसर्च भी करनी पड़ेगी, और एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद इस पे बहुत फोकस करना है कि अपने अपने माइंड को क्या फीड कर रहे हैं। अगर आप ऐसे लोगों में बैठते हैं जो आपका हौसला तोड़ते हैं, आप कहें कि मैं सीएसएस करना चाहता हूं, आप कहें कि मैं बहुत अच्छा कारोबार करना चाहता हूं, आप कहें कि मैं एक नई रिसर्च करना चाहता हूं, मैं नई किताब लिखना चाहता हूं, तो वो आपको फौरन अगर आपका हौसला तोड़ना शुरू कर दें, नहीं नहीं आजकल तो सिफारिश होती है, नई किताब लिखना तो बहुत मुश्किल है, नई किसी को ये बात कन्विंस करना तो बहुत मुश्किल है, तो ऐसे लोग आपके इरादे को तोड़ते हैं। ऐसे लोगों की बातों को सुनना, ऐसे लोगों के साथ बैठना, ऐसे प्रोग्राम देखना, ऐसे गाने सुनना, अक्सर लोग दुख वाले गाने सुनते हैं, उस दुख वाले गाने से मजीद दुख आता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इस पे बड़ा तवज्जो देने की जरूरत है कि हम अपने जहन को क्या कर रहे हैं। 4 दिन पुराना खाना नहीं खाते क्योंकि खाना खराब है, लेकिन वही गली सड़ी इंफॉर्मेशन, टॉक्सिक इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं, बुराई की चीजें देख लेते हैं, बुरे लोगों के साथ बैठ जाते हैं, जो हौसला तोड़ते हैं उनके साथ बैठ जाते हैं, और फिर उसका हमें नुकसान होता है। कौन से ड्रामा देखने हैं, कौन से सॉन्ग्स देखने हैं, कौन सी मूवीज देखनी है, इस पे आपका मुकम्मल इख्तियार है। टीवी का चैनल चेंज करने पे आपका मुकम्मल इख्तियार है। कौन सा पोस्ट देखें, कौन सा ना देखें, वो भी आपका मुकम्मल इख्तियार है। तो मल्टीटास्किंग इन अ नटशेल अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि मल्टीटास्किंग आपकी तवज्जो को डाइवर्ट कर देगी। अगर एक खातून घर में खाना पका रही है और 4 काम और भी कर रही हैं, तो हो सकता है वो खाने के अंदर नमक ज्यादा डाल दें। या अगर कोई शेफ है, कोई मर्द है और वो किसी होटल का शेफ है और वो खाना पका रहा है, तो अगर वो तवज्जो उसकी और चीजों पे हो जाए तो वो खाना खराब होगा, लोग खाएंगे भी नहीं। तो मल्टीटास्किंग को छोड़ना बहुत जरूरी है, एक वक्त में एक ही काम करना है। अगर खाना खा रहे हैं, खाने पे फोकस करें, नमाज पढ़ रहे हैं या कोई भी प्रेयर कर रहे हैं तो उस पे फोकस करें, और ड्राइविंग कर रहे हैं तो सिर्फ ड्राइविंग करें। क्योंकि अक्सर चालान क्यों होता है मोबाइल सुनने पे, क्योंकि मोबाइल सुनने से तवज्जो डाइवर्ट होती है, तवज्जो डाइवर्ट होने से एक्सीडेंट होता है। इसलिए हुकूमत कहती है कि जी अगर मोबाइल सुनते हुए आप पकड़े गए तो आपका चालान होगा। मकसद क्या है कि लोग ड्राइविंग पे फोकस करें और फोन ना सुने। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में 2018 में मैंने खुद किया था, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। और ये जो अभी ये कॉल हो रही है एमएस टीम पे, ये जो लेक्चर सीरीज है, इस लेक्चर सीरीज में भी वो बहुत सारे वो स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो इस तजर्बे का हिस्सा बने थे। और इस तजर्बे में ये हुआ था कि 15 एक ही साइज के पौधे स्टूडेंट्स को दिए गए थे, और उनको कहा गया था कि आप 2 हफ्ते तक इस पौधे के साथ कोई बात करें। यानी किसी को कहा गया था कि आप अच्छी बातें करें, किसी को कहा गया था आप पौधे को कहें मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, किसी को कहा गया था कि कोई आयत पढ़ें, किसी को कहा गया था कि दरूद शरीफ या सरवर कायनात सैयदुल कौनैन साहिबुत ताज वल महराज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम लें, और फिर देखें कि पौधे को क्या होता है। तो फिर 15 जो स्टूडेंट्स थे, इन्होंने अपने घरों में जाके रोजाना उस पौधे से बात की। और पौधे से जब बात की तो एंड रिजल्ट ये था कि कुछ पौधे बिल्कुल जल गए और कुछ हरे भरे हो गए। आप अगर यकीन करना चाहते हैं इस पे, तो मैं कहूंगा कि आप खुद तजर्बा कर लें, अपने घर में 2 पौधे लाएं, और बेशक 10 रुपए वाले पौधा ले आएं, और उस पे एक पे अच्छी बातें बोलें, एक पे बुरी बातें बोलें, और रोजाना पौधों को पानी भी दें, धूप भी दें, यानी एक ही जगह पे रखें, धूप भी मिले, पानी भी बराबर का दें, एक ही तरह का एनवायरनमेंट दें, एक के साथ अच्छी बातें करें, एक के साथ बुरी बातें करें। जब आप देखेंगे कि 2 हफ्ते में रिजल्ट आएगा, तो फिर आप समझेंगे कि अल्फाज की भी एक एनर्जी होती है। तो जो सबसे पावरफुल एनर्जी है वो हमारी सोच की है।
सोच की एनर्जी, तो जैसे आपने सोचा कि ये काम मुश्किल है तो फिर मुश्किलात आना शुरू हो जाएंगी, जैसे आपने सोचा ये काम आसान है तो आसानियां आना शुरू हो जाएंगी। तो मल्टीटास्किंग नहीं करनी, वन टास्क एट अ टाइम करना। दूसरी जो एक अहम चीज जो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा जरूरी है फोकस लाने के लिए, वो ये है कि जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की जितनी भी आप किताबें पढ़ लें, एंड रिजल्ट उसमें यह है कि आपको रात को सोना है, यानी जो रात की नींद है, और सुबह अपनी जल्दी आपने करनी है। डे जो आपका डे है वो अर्ली स्टार्ट होना चाहिए। आप दुनिया के किसी भी ममालिक में चले जाएं जिन्होंने तरक्की की है, मैं आपको 3 मुख्तलिफ मुल्कों का तजर्बा अगर आपसे शेयर करूं, जिसमें एक अमेरिका में मैंने देखा कि रात का खाना वो 6 बजे 7 बजे खा लेते हैं, और 9-10 बजे हर कोई सो जाता है। कोई डिनर होता था हमारे यूनिवर्सिटी में, तो डिनर होता था 6 बजे 5:30 पे, और लंच अगर होता था तो 12 या 12:30। चाइना आप चले जाएं बिल्कुल यही रूटीन है, ईरान चले जाएं यही रूटीन है, टर्की चले जाएं आपको अक्सर लगेगा कि लोग, यानी जिस भी कौम ने तरक्की की है उसकी दिन का आगाज जल्दी हुआ है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि जो कौम तरक्की भी करे और 12 बजे सो के उठे। तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आपका दिन अच्छा स्टार्ट हो। और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि आपको थोड़ा सा सेल्फ, ये कोई इतना आसान चीज नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन में क्या होता है, एक ट्रेड ऑफ होता है। वो मैं समझाता हूँ कि डिसिप्लिन में किस तरह का ट्रेड ऑफ होता है। लेकिन तीसरी अहम चीज ये कि स्लीप वेल, एटलीस्ट आपको 7 से 8 घंटे या 7 से 9 घंटे वो आपको नींद चाहिए, और प्रेफरेबली इन वन गो। और रात की नींद, अगर जिस वक्त भी आप सोएं प्लीज मेक श्योर करें कि कंप्लीट डार्कनेस हो। इवन आपके मोबाइल की लाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके माइंड के कुछ सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, जो कि फुली चार्ज नहीं होते अगर रोशनी में आप सोएंगे। यही वजह है कि जो लोग रात को सोते हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, जो लोग दिन को सोते हैं वो इतना फ्रेश फील नहीं करते। तो अगर जब भी आप सोएं कंप्लीट डार्कनेस करके सोएं, और एटलीस्ट 7 to 9 आवर्स आपने ज़रूर सोना है, क्योंकि ये आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। अभी जो एक चीज़ मैंने ऊपर बताई उसको यहाँ पे मैं अगर लिखूं कि डिसिप्लिन, यस, डिसिप्लिन में क्या होता है, आप सेक्रीफाइस करते हैं। और सेक्रीफाइस की अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखें, तो सेक्रीफाइस कौन लोग करते हैं? हम कहते हैं कि जी पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस किया। पेरेंट्स ने क्या सेक्रीफाइस किया? पैसे, अपना आराम, और बच्चों के ऊपर लगा दी। फिर सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स क्या करते हैं, वो लड़ते हैं और बॉर्डर पे ड्यूटी देते हैं, और फिर उनकी डेथ हो, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ही होता है, तो वो अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये क्या हो, ये क्यों ऐसा होता है? ये कितने ऐसे हमें लोग मिलते हैं जो कि एक एक एजाज नाम के एक लड़के ने एक सुसाइड बॉम्बर को रोक लिया था आज से कुछ साल पहले, और उसकी अपनी डेथ हो गई थी। और अपनी डेथ हुई, इसके अलावा 1965 की वॉर में लोग टैंकों के नीचे जाके लेट जाते थे बम बांध के। उसको कहा जाता है द बिगेस्ट टैंक वॉर, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत नुकसान पहुंचाया इंडिया को। लेकिन वो टैंकों के नीचे जो जो सिपाही जाते थे वो किस जज्बे से जाते थे? क्या उनकी जान इंपॉर्टेंट नहीं थी? तो इस इन तीनों चीजों में क्या पेरेंट्स के लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या एक माँ के लिए रात का आराम इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो रात अपनी कुर्बान कर देती है अगर बच्चा बीमार होता है, या बच्चे वालिद अपनी पूरी मेहनत करता है, ओवर टाइम करता है, किस लिए? कि बच्चों की तालीम हो। 65 की वॉर में आपने देखा कि लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। तो सेक्रीफाइस की असल डेफिनेशन क्या है? सेक्रीफाइस की असल डेफिनेशन ये है कि आप एक चीज छोड़ देते हैं, यू गिव अप समथिंग, यानी जो आपके पैसे हैं, आराम है, या आपकी जान है। और किस लिए? टू गेट समथिंग, यानी आपने अपनी कोई चीज दी कुछ चीज हासिल करने के लिए, ऑफ हायर वैल्यू, यानी जो आपने चीज दी वो लेसर वैल्यू की है, और जो हासिल किया वो बड़ी वैल्यू का है। एक वालिद के लिए आराम करना
अहम है, लेकिन उसके लिए उसके बच्चे की सेहत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अपने आराम को उसने थोड़ी वैल्यू दी और बच्चे की सेहत को हायर वैल्यू दी। एक माँ के लिए नींद इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो रात जागती रही क्योंकि बच्चे का आराम हायर वैल्यू है। एक सोल्जर की जान कीमती है, लेकिन उसके मुल्क की जान उससे ज़्यादा कीमती है। तो सेक्रीफाइस करते ही एक लोअर वैल्यू की चीज़ को हैं एक हायर वैल्यू की चीज़ को। आप दुनिया में कहीं भी उठा के देख लें, सेक्रीफाइस इज के बगैर डिसिप्लिन नहीं आता। तो डिसिप्लिन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिसिप्लिन के लिए आपको सबसे पहले अपना स्लीपिंग पैटर्न चेंज करना होगा। स्लीपिंग पैटर्न आपका एक तो डार्कनेस में होना चाहिए और दूसरा आपका वन गो में होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो सोशल मीडिया पे टाइम है उसको आपको लिमिट करना है, लिमिटलेस नहीं होना चाहिए। और कोशिश ये कर लें कि उसके लिए 1 आवर रख लें, हाफ एन आवर सुबह और हाफ एन आवर शाम को। आइडियल तो ये होगा कि इससे ज्यादा टाइम फोन या सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना है कि अगर मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो मल्टीटास्किंग आपने नहीं करनी, वन टास्क एट अ टाइम करना है। जो टॉक्सिक लोग हैं, जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, उनसे आपने दूर रहना है। टॉक्सिक इंफॉर्मेशन से आपने दूर रहना है। टॉक्सिक इंफॉर्मेशन, टॉक्सिक ड्रामा, जो भी नेगेटिव है, इन सब से आपने दूर रहना है। और फिर आपको इस डिसिप्लिन के बाद एक ग्रेजुअल चेंज आएगी। ग्रेजुअल का मतलब ये है कि अगर आपने स्विमिंग करनी है, गाड़ी चलानी है, इसमें से कोई भी चीज सीख लें, स्विमिंग को देख लें, कार ड्राइविंग को देख लें, कुकिंग को देख लें, ये इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहले दिन आपको आ जाए। और इसी तरह से राइटिंग भी एक दिन में नहीं आएगी, एनालिसिस भी एक दिन में नहीं आएगा। यू हैव टू डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो इसका मतलब है कि की क्या है? कंसिस्टेंसी। अब ये जो मैं अक्सर ये बात जब कुछ लोगों से ये करता हूं कि जी शैतान की अगर आप मिसाल लें तो शैतान की जीत की क्या वजह है? अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, बाइबल में किसी भी आसमानी किताब में देख लें तो शैतान का जिक्र है। सेटन कहते हैं, कहीं शैतान कहते हैं। और शैतान की सक्सेस, यानी अगर देखा जाए तो उसने अल्लाह को चैलेंज किया था कि मैं इंसान को गुमराह करूंगा। तो अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें जितने भी जुर्म हो रहे हैं, जो हालत है इंसानों की, उस इंसानों की हालत से तो यही लगता है कि बहुत बुरा हाल है। और उस बुरा हाल में अगर शैतान का रोल है तो उसकी सक्सेस की क्या वजह है? उसकी सक्सेस की सबसे बड़ी वजह यह है कि कंसिस्टेंसी है। वो कभी नहीं हारता। वो एक एक काम करता है, एक से काम नहीं होता, वो दूसरे को कर लेता है। आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल देखें कि आदम अलैहिस्सलाम को कहा, वो नहीं माने तो उनकी अम्मा हवा से कहा। तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है, वो जो कभी नहीं हारता, वो उस वजह से वो इतनी उसको सक्सेसेस मिलती हैं। और अल्लाह ने भी कहा कि जो रहमान के बंदे हैं, जो तो रहमान के बंदे क्या होंगे? रहमान के बंदे फोकस्ड होंगे, रहमान के बंदे अच्छे काम करते होंगे। तो लिहाजा ये जो एक्शन, अगर आज का टेक अवे देखा जाए, टेक अवे एक टर्म है जो मैंने अमेरिका में अपने उस्तादों से सीखी थी। बहुत अच्छे उस्ताद मिले और मैं ज़रूर उनके बारे में कभी आपको बताऊंगा कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने नोट की, कि वो क्या उनके अंदर ख़ास चीज़ है कि वो इतने अजीम उस्ताद हैं। तो वो एक टर्म मैंने वहाँ से सीखी, टेक अवेज। तो टेक अवेज आज के अगर लेक्चर के हम देखें तो पहला टेक अवे ये है कि हमने सबसे पहले जहाँ पे वो काम करना है, चेंज करनी है, वो थिंकिंग के ऊपर करना है। क्योंकि थिंकिंग इज लाइक अ फाउंडेशन, बुनियाद जिससे उर्दू में कहते हैं। तो बुनियाद क्या है? अच्छा सोचना। और अच्छा जिसको सोचेंगे तो उसके बाद फिर ह्यूमन एक्शन की जरूरत होगी। और ह्यूमन एक्शन के लिए उसका फोकस्ड होना जरूरी है। तो और जो टाइम मैनेजमेंट है उसके लिए हमें सबसे पहले, जो सबसे बड़ा असूल टाइम मैनेजमेंट का है कि स्टार्ट योर डे अर्लियर। ये बहुत ज़रूरी है। जिस भी कौम ने तरक्की की है, आपको कराची में शहर खुलता है 12 बजे। आप किसी भी कामयाब न्यूयॉर्क में जाएं, न्यूयॉर्क सुबह आपको 7 बजे रश मिलेगी। आप बहुत सारे ममालिक को देख लें, आप फिर नोट करें इस चीज़ को, और कि जिस भी मुल्क ने तरक्की की है उसकी सुबह जल्दी होती है।
और एक और चीज जिसको मैं पहले नहीं बता सका था, वो मुझे अभी याद आई, फिजिकल ट्रेनिंग। यानी आपकी रूटीन में कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए, कोई ना कोई स्पोर्ट्स जरूर होनी चाहिए। अगर कोई स्पोर्ट नहीं है तो वॉक है, वॉक नहीं है तो घर का काम कुछ ऐसा कि वो आपकी फिजिकल ट्रेनिंग हो, क्योंकि माइंड का हेल्दी होने के लिए बॉडी का हेल्दी होना जरूरी है, और बॉडी का हेल्दी होने के लिए कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। पुराने जमाने में हम क्यों कहते हैं कि जी लोग पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ने वाले हैं वहां पे अस्पताल इतने नहीं होते, क्योंकि वो एक्टिव इतने रहते हैं। तो एक्टिव रहने के लिए कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है। तो ये आपको जरूर करना है, एक फिजिकल एक्टिविटी। और उसके बाद जो सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको खुद ढूंढना है कि कौन सी चीज लोअर वैल्यू की है और कौन सी चीज हायर वैल्यू की। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल ये क्लोजिंग में ये देता हूँ, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स ले लूंगा। आज की मैं आपको मिसाल देता हूँ। आज मई 30 है। अब यहाँ पे क्योंकि मैं दुबई में हूँ, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी अबू धाबी में, और वो मीटिंग मैंने कैंसिल की कल तक के लिए। एक कमिटमेंट थी बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो कमिटमेंट इसलिए कैंसिल की कल तक आज के लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता था कि पूरी लेक्चर को प्रिपेयर कर सकूं और मुख्तसर टाइम में ज़्यादा बात कर सकूं। लेकिन वो मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे क्या लगा, मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लगा कि पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो कि कुछ अगर सीखना चाहते हैं और उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो वो जो लोग हैं जिनकी हेल्प करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। तो इसलिए मेरे लिए ये डिसीजन करना, सेक्रीफाइस करना आसान है। और आपको भी अपनी जिंदगी में ये डिसीजंस करने हैं कि कौन सा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है